हेलो दोस्तों। अगर हम बात करें एसिड अटैक की तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आम होती चली जा रही हैं। हाल ही में आई बॉलीवुड की एक मूवी छपाक आपने जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इसका नाम तो जरूर ही सुना होगा। इस फिल्म में पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण द्वारा निभाया गया है। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि 2005 में लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक लड़की पर हुए एसिड अटैक पर आधारित है। और हमारी आज की कहानी भी इसी तरह की एक क्रूर एसिड अटैक की सच्ची घटना पर आधारित है। 2 मई 2013 को प्रीति राठी को दिल्ली से उनके पिता और अन्य रिश्तेदार मुंबई छोड़ने आए थे। जैसे ही प्रीति ट्रेन से उतरती हैं, उन्हें पीछे से किसी ने कंधे पर छुआ। जैसे ही वो पलटी, पीछे खड़े एक शख्स ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद प्रीति 1 महीने तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रही और अंत में 1 जून 2013 को इस दुनिया को अलविदा कहकर रुखसत हो गई। दोस्तों, अगर हम बात करें मोहब्बत की तो ये दावा किया जाता है कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद वगैरह वगैरह। ये वो मोहब्बत की दास्तानें हैं जिनमें कोई लालच नहीं छुपा था। मगर आज जिस मोहब्बत की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे पागल आशिक की है कि जिसने अपनी मोहब्बत में खुद तो कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि जिसे वो एक तरफा प्यार करता था उसे ही मौत के घाट उतार दिया और मोहब्बत जैसी पाक नाम को दागदार कर दिया। और वो दर्द भरी दास्तान है प्रीति राठी की। 2013 में हुआ एक ऐसा कांड कि जिसने पूरे देश को रोने पर मजबूर कर दिया। आपने अब तक हैवानियत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी थर्रा जाएंगे। आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। 2013 में इस घटना पर लगभग पूरा भारत रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान इस मामले की पैरवी कर रहे वकील ने भी इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी कि जिसे सुनकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिले से। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख ज्यादातर लोगों के लिए एक आम तारीखों की तरह ही थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था, क्योंकि आज पहली बार प्रीति राठी दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन थोड़ी खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था कि जिस पर उनके पूरे परिवार को नाज था। प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली और प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया। प्रीति नेवी के इस एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई थी। अब प्रीति के सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे और उन्हें आईएनसी मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। और नेवी में ज्वाइनिंग के लिए प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नेवी ऑफिस में रिपोर्ट करना थी। और यही वजह थी कि प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को ट्रेन के जरिए दिल्ली से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। 1 मई 2013 निर्धारित समय पर ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक गई। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो गई और सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। इस ट्रेन में काफी भीड़ थी, क्योंकि सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे। इसीलिए बोगी के अंदर काफी ज्यादा रश था। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक ऐसा भी लड़का था जो अपना चेहरा एक कपड़े से छुपाए हुआ था और किसी से वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता। वो लड़का प्रीति को छुप छुप कर देख रहा था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की। परिवार वालों के नोटिस करने पर वो लड़का सतर्क हो गया था। रात होते ही सभी लोग सो गए और रात यूं ही गुजर गई। सुबह होते ही सब लोग उठ गए थे और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई थी।
अब तारीख हो चुकी थी 2 मई 2013। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गई थी और प्रीति अपने पिता, चाचा और चाची के साथ ट्रेन से उतर गई थी और यहाँ से अब सभी ने अपनी अगली मंजिल तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही थी और इसी थकान की वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता, उसके चाचा और चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता, चाचा और चाची से काफी पीछे रह गई है, तो वो भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा है और प्रीति के कदम अचानक रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अपने चेहरे को किसी कपड़े से छुपाए उसी की बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक बोतल निकालता है और अगले ही पल उस बोतल में से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक ही प्रीति चीखें मारकर चिल्लाने लगती है और रोना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका है। प्रीति के पिता, चाचा और चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड की कुछ बूंदें प्रीति के कपड़ों से उछलकर उनके हाथों पे लग जाती हैं और उन लोगों के हाथ में भी जलन शुरू हो जाती है। मगर फिर भी वो सभी लोग अपने दर्द को भूलकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी प्रीति को बाबा हॉस्पिटल ले जाया ही जा रहा था। प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे बाबा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड डालने के बाद भागने लगा और तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़ा समीर नाम का लड़का तुरंत उस बोतल को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक ये हुआ क्या है। तभी बोतल से एसिड समीर के हाथों पे गिरता है और वो फौरन ही बोतल को नीचे फेंक देता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वो तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर में छुट्टी मिल गई और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर ले गई और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठा करती है, क्योंकि प्रीति को बाबा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में ही उसको एडमिट कराया गया। लेकिन यहाँ समस्या ये भी थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था और कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है और इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन जख्म इतने गहरे थे जिसकी वजह से प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, साथ ही उसके गर्दन पर भी गंभीर घाव मौजूद थे। इसी कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर काफी ज्यादा जख्म मौजूद थे, मगर प्रीति का हौसला भी टूटा नहीं था। वो अपने पूरे हौसले के साथ अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने अपने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति ने लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करी। प्रीति पर हुए जुल्म और अत्याचार की खबर मीडिया में फैल चुकी थी और धीरे धीरे ये खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी थी और देखते ही देखते ये खबर छाने लगी। लोग एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, इस आवाज के साथ कि जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। पुलिस पर भी काफी दबाव था कि वो तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के आधार पर अपराधी का स्केच
पुलिस ने तैयार करवाया और अपराधी की तलाश शुरू की, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी काफी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह राठी जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार के नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनवाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार, क्योंकि प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से ही कोई एक था और प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया था और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल भी जाना था। इसलिए पुलिस ये अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका है और वो जानना चाह रहा है कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसी के बाद पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ ही दिनों की खोजबीन के बाद यानी 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है और पवन कुमार की गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। देश भर के लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत रोज ब रोज बिगड़ती चली जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे। अब तक प्रीति की कई सर्जरीज हो चुकी थी, मगर हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो रहे थे और काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि प्रीति के केस से लोगों के इमोशन जुड़ चुके थे और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे। इसीलिए भारत सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बनाई गई और उन्हें प्रीति का इलाज करने का जिम्मा दिया गया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली गई और प्रीति वेंटिलेटर पर पहुंच गई। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मान रहे थे और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। एसिड अटैक हुए हुए लगभग 30 दिन बीत चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी। लेकिन अंत में 1 जून 2013 को प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई प्रीति के जाने के सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया और उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया। लेकिन प्रीति के घर वाले सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकालते हैं। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य में सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद पूरे भारत की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अभी तक रेलवे पुलिस पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि 2 मई 2013 को यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो इससे साफ हो जाता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार रोहतक में ही था और ये बात पुलिस की नाकामयाबी की दलील थी और ये इस बात का भी संकेत दे रही थी कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही थी। प्रीति के पिता एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी इस केस के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति राठी के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति ने उसे साफ मना कर दिया था। वो प्रीति के प्यार में पागल था। इस प्यार की वजह से
अंकुर प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। रिश्तेदारों की दी गई जानकारी के मुताबिक प्रीति के इनकार की वजह से अंकुर ने प्रीति को धमकी भी दी थी और यह पुलिस के लिए एक बड़ी बात थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अंकुर का पता लगाया और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसी पूछताछ के दौरान किसी पुलिस वाले की नजर अंकुर के दोनों हाथों पर पड़ती है और अंकुर के हाथ पर जख्म के निशान नजर आते हैं और ये जख्म के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि एसिड से जलने पर होते हैं। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों में जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाते हैं। मुंबई लाने के बाद अंकुर से कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार ही था। पुलिस तुरंत अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से फिर से पूछताछ करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसी से ही शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने कई बार प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन हर बार प्रीति ने मना कर दिया था और प्रीति के इनकार की वजह से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी भी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर अभी भी बेरोजगार बैठा था। इसी वजह से अंकुर के घर वाले उसे ताना देते थे। इन घर वालों के तानों की वजह से भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक जरूर सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएंगी। पड़ोस में रहने की वजह से अंकुर को भी ये बात पता थी, इसलिए वो भी ट्रेन में सवार हो गया। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर भी रहा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता सतर्क हो गए थे। इसीलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका नहीं मिल पाया। वैसे सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ कि अब अगर प्रीति यहाँ पर आए तो यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां पर भी नहीं आई। प्रीति के वहां पे न आने की वजह से अंकुर का प्लान एक बार फिर फेल हो गया था। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरी तब अंकुर ने उस पर एसिड फेंका। अंकुर ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने में बड़ी चुनौती थी। इसीलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरी नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए है। अंकुर ने दुकानदार को ये कहा था कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है। इसीलिए दुकानदार ने बतौर सैंपल उसे एसिड दे दिया। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर ही था, क्योंकि उसका फोन वहीं की लोकेशन दिखा रहा था और घटना वाले दिन अंकुर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भी था। अब अंकुर की वहां मौजूदगी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेसेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल था। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान गए और बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद वहां से भाग गया था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंककर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके चेहरे पर से वो कपड़ा हट गया था और समीर ने उसे देख लिया था और समीर ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी। चेहरे से कपड़ा हटने की वजह से समीर के अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर के चेहरे को देख चुके थे, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान इन तीनों ने उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो बोतल घटना स्थल से बरामद की थी वही बोतल उसने अंकुर के हाथ में भी देखी थी। इन तीनों के अलावा पवन मालविया नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उसने अंकुर को टॉयलेट के पास देखा था।
सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी मानते हुए चार्जशीट फाइल की गई और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हुई। ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया गया तो वो मुस्कुराते हुए आ रहा था। कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान दिखा रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए गए। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान कर लेते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और सुनाई भी जाना चाहिए क्योंकि जो दर्द प्रीति ने सहा उस दर्द को हम बता नहीं सकते। और प्रीति ने सहा ही नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से लिखकर बयां भी किया है, और वही बयां किया हुआ दर्द हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रीति के वो नोट्स जिन्हें पढ़ने के बाद इंसान का कलेजा फट जाए। प्रीति लिखती है कि मैं अपनी चाची के पीछे पीछे चल रही थी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैं देखने के लिए मुड़ी, उसने मेरे मुंह पर कुछ फेंक दिया। मुझे पता ही नहीं चला वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं तड़प रही थी। अगर मेरी चाची मेरे साथ ना होती तो उस दिन शायद मैं बच ना पाती। अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा। मम्मी, मैंने आईएनएस की नौकरी के लिए बहुत तैयारियां की थी, बड़ी मेहनत की थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मेरी ये नौकरी शायद चली गई। यहाँ मुझे डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। सर्जरी कब होगी, ये प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे। कल शाम से हाथ में मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी राइट आई खराब है। उन्होंने बताया कि जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा मैं देख नहीं पाऊंगी, और ट्रांसप्लांट जब तक नहीं होगा तब तक मैं चेहरे से ठीक नहीं हो पाऊंगी। पापा, मुझे निक्की और तनु की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, पर मैं अब सुंदर नहीं दिखती। प्रीति अपनी सांसें हारने से पहले वो अपने हर दर्द, हर जज्बात, हर खुशी, हर एक एहसास सब कुछ बयां कर गई एक कोरे कागज पर। इस मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस हैवानियत को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया। वहीं इसी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतना बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयानक हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन ही मर जाती। जज की टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी थी। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का अभाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे उसका कोई भी अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी यही क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के लिए जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट में भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल चुकी थी, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस बीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ दोस्तों, हमने अपनी आज की कहानी की शुरुआत जिस कहानी से की थी वो एक लक्ष्मी अग्रवाल की सच्ची कहानी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल क्राइम की रियल कहानी के माध्यम से लक्ष्मी अग्रवाल की सच्ची कहानी पर भी काम करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।